गौ माता हैं, ये भारत में कौन इनकार करता है? किसी भी भारतीय से पूछ लो, हिंदू से पूछ लो, सनातनी से पूछ लो, सभी कहते हैं गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। पर बच क्यों नहीं गई उससे? आपके हमारे प्रणाम करने से क्यों नहीं बची? पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करने से क्यों नहीं बची? इस भारत देश की आजादी भी गौ माता की देन है। भारत देश की आजादी का पहला सूत्रपात 1857 में वो सिपाही विद्रोह गौ माता की चर्बी के कारण ही हुआ था। गौ माता ही क्रांति की सबसे बड़ी सूत्रपात करने वाली थी, उन्हीं की कृपा से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 वर्ष के भीतर भारत के सारे रियासत अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे। एक मंगल पांडे नहीं था गांव गांव में, और वो इतना बड़ा हमला था अंग्रेजों के ऊपर। गौ माता की कृपा, केवल उन कारतूस में लगे हुए गौ माता के चर्बी को दांत से खोलकर लगाने की परंपरा अंग्रेजों ने दी थी। और जब ये पता चला तो उस युवक का खून खौल उठा। एक को तो फांसी दे दिया, पर भारत की आजादी का सूत्रपात और क्रांति का सूत्रपात गौ माता के कारण हुआ। और वो कारण बना कि आज हम आजाद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके आप नाम लेते हैं, भारत ने कभी अपने इतिहासों को ठीक से खंगाला नहीं। गौ माता की रक्षार्थ एक बड़ा संगठन था। आज शहीद भगत सिंह को लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं, बोलते हो कम्युनिस्ट हैं, ऐसा बोल देते। पर गौ माता की रक्षार्थ एक संस्था के सबसे योग्य और श्रेष्ठ सदस्य के रूप में थे शहीद भगत सिंह। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ऐसे लोगों ने गौ माता की कृपा से इस भारत को आजादी दिलाई। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कहा, जब मैं निकलता हूं और कहीं से गौ माता कटती हुई दिखाई पड़ती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे घिन आती है। अगर शासन सत्ता आई तो पहला काम मैं यही करूंगा। उनके वक्तव्य थे। पर महात्मा गांधी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायसराय से जब उनकी आखिरी बातचीत हुई तो यही बातचीत हुई थी। पूछा था कि अगर स्वराज आप लोगों को मिल गया, स्वतंत्रता, तो आप क्या करोगे? कहा कि पहला काम करूंगा, यह भी इतिहास में दर्ज है। महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं पहला काम करूंगा कि भारत में गोवध को प्रतिबंध करूंगा, गौ माता यहां सुरक्षित रहेगी। वो उन्होंने कहा, पर कहां कोई माना? नहीं सुना किसी ने। उन्होंने जिनको बनवाया वही नहीं सुने। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनकी भी यही संकल्पना थी। पर कभी कभी लगता है राजनीति की बड़ी मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि मानव भी छोटा पड़ जाता है। पर ये राजनीति नहीं है, ये दूषित राजनीति है। राजनीति का अर्थ तो राजधर्म होता है। राजनीति शब्द राजधर्म से उत्पन्न हुआ है। राज करने के जो धर्म हैं, उन धर्म में जो वर्णित नीतियां हैं, उस शब्द से राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ। राजनीति केवल जोड़ तोड़ और सत्ता का खेल नहीं है। जिस कारण हमारा देश विश्व गुरु के पद से च्युत हुआ, आजादी के समय में भी उतने गायें थीं जितनी हमारी आबादी थी। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी आबादी, जनसंख्या 140-50 करोड़ है, और गौवंश कितने हैं?
बताओ, 1910 से लेकर के 1940 तक 10 करोड़ गौ माता की हत्या हुई, वध हुआ, 10 से लेकर 40 तक। पर फिर भी आजादी के समय एक व्यक्ति पर एक गऊ थी। और आप जान के आज आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 150 करोड़ की आबादी में गौ माता की संख्या नगण्य हो गई। करोड़ भी ठीक से है कि नहीं ये पता करवा लो, क्योंकि तुम्हारी सारी जनसंख्या की गिनती सब 10 साल 11 साल पुराने हैं। अब पता करा लो। और हम कितना भी प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम विदेशों से अपनी तुलना नहीं करते। विदेशों का जीवन तो बता दिया, सड़े हुए मैदे के पिज्जे, बर्गर, मांस, वही उनकी सब्जी है। हम भारत की बात कर रहे हैं, जहां पवित्रता है, जहां पुण्य है, जहां मनुष्य में, गाय को तो पशु कहना भी अपराध है मेरे हिसाब से, और मैं तो ये कहूंगा गाय को जो पशु कहे वही पशु है। गाय तो हमारी मां है, गाय को पशु बोले। हमें भी बचपन से यही पढ़ाया गया था कि गौ के ऊपर लेख लिखो, तो हमारे मास्टर बताते थे गाय एक चौपाया जानवर है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, जानवर लिखवाते थे। और हमको बहुत बाद में समझ में आया, अभी मास्टर साहब मिल जाते तो हम पकड़ लेते उनको कि भाई इतनी भी कौन सी मजबूरी थी कि जानवर आपने लिखवाया। आप शिक्षक थे, आप तो कह देते कि हम भारतीयों के लिए गौ हमारी मां हैं, जो हमें दुग्ध देती हैं, हमें अन्न वही देती थी। आज पता नहीं चला आपको, आपके अन्न विषैले हो गए। ये तो बड़ी मुश्किल से जो बड़े कुछ लोग बचे हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर पा रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक खेती सबसे लोअर प्राइस पे होती थी। कोई खर्च नहीं होता किसान का, कहीं नंबर लगाने नहीं पड़ते थे डीएपी और यूरिया के लिए, कहीं कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती थी। वो करसी और मान याद है, बैलगाड़ियों में भर भर कर गौशालाओं से निकाल कर खेतों में फेंके जाते थे। इतने गोवंश प्रत्येक भारतीय के पास थे। और एक कितना सुखद संयोग है कि वृंदावन से निकलकर, अर्थात गोपाल के गोचारण की भूमि से निकलकर मैं आया भी तो गोविंद के गोचारण की भूमि से निकल करके श्री राम के गोचारण के भूमि पर आकर राष्ट्र कथा कह रहा हूं। कैसी कृपा है। और यहां से अगर गौ माता के लिए कोई संदेश न निकले, अगर यह संदेश भी उसी तरीके से केवल हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और उसके बाद झंडे डंडे उतार करके अपने अपने घरों में न कभी गौ की तरफ देखा, न गौ को लाए, और ये तो ठीक है, नहीं ये तो जो कुछ मोटरसाइकिल इत्यादि है वो ठीक ही है, पर अगली बार जब बटेगी ना तो छात्रों को एक एक मोटरसाइकिल तो जो लोग देते ही हैं, पर अगली बार भी मैं उपस्थित रहूंगा और मैं एक एक ऐसी गैया दूंगा छात्रों को कि अपने मम्मी पापा को दो और कहोगे पापा ये गैया हमको प्राप्त हुई है। वो मैं लेकर आऊंगा कि वो छात्र जब गैया को, गौ माता को समझेंगे, उनका लगाव होगा। और छात्र हमारे यहां मूर्ख नहीं है, वो बड़े विद्वान हैं हमारे छात्र, कुशाग्र बुद्धि के हैं। हमारा डीएनए ही कुशाग्र है भारत का। इस डीएनए के छात्र कभी मूर्ख नहीं हो सकते। एक बार तुलनात्मक अध्ययन अगर उन लोगों ने कर लिया, केवल आस्था के नाम पर प्रणाम तो करते हैं, आस्था तो है गहरी, और आस्था भी गहरी होती तो कट कैसे जाती गौ माता? गहरी वो भी नहीं है। अगर गहरी आस्था होती तो भारत में कैसे कटती? नहीं कटती। हम रोक सकते थे, हिंसा करने की जरूरत नहीं थी।